आपने थंबनेल और अब इस फोटो को देख के पहचान ही गए होंगे कि आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं और कौन सी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। तो जी आपने सही सोचा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आरआईएल भी हम बोलते हैं प्यार से मार्केट के अंदर। तो आज इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि इसकी स्ट्रेटेजीज क्या है आगे बढ़ने की। क्या ये ऐसा फॉलो कर रहा है, क्या ये ऐसा मोट बना रहा है जिसकी वजह से रिलायंस को कोई बीट नहीं कर पा रहा है इंडिया में। और अब तो बड़े बड़े प्लेयर्स जो बाहर के हैं वो भी रिलायंस के साथ compete करने के बजाय उनके साथ हाथ मिला रहे हैं, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो देखिए अब मैं आपको उनके प्रमोटर के बारे में बताता हूँ, जिसका आप फोटो भी देख पा रहे होंगे। उनका नाम है मुकेश अंबानी। आप सबको पता है, जिसको नहीं पता है उसके लिए इन्फॉर्मेशन है। ये एक इंडियन बिजनेसमैन है, वर्ल्ड के 10th रिचेस्ट पर्सन है। इनका नेटवर्थ $71.9 बिलियन है अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स। आज ही चेक किया है मैंने, आज ही बनाया है। और इंडिया के रिचेस्ट पर्सन है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इंडिया का बहुत ही बड़ा बिजनेस मॉडल है इंडिया का। और इसको बीट करना बहुत ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि इसने बहुत ही हैवी मोट बना के रखा हुआ है अपने अराउंड। तो आज इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आप सबको पता ही है कि इसका इतना अच्छा बिजनेस हो गया है, एक साल से ये चर्चे में है। और क्या रीजंस की वजह से चर्चे में है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और क्या रीजंस आगे जाके वो डेवलप कर रहे हैं उसके बारे में भी हमें थोड़ा बहुत भनक लग रहा है कि क्या हो सकता है, क्या उनकी प्लानिंग चल रही है। वो अब मीडिया में भी अब शो होने लगा है, क्योंकि जो जिस तरीके से वो इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं, यहाँ वहाँ अक्वायर किए जा रहे हैं, हमको पता चल रहा है कि क्या उनकी आगे की स्ट्रेटेजी हो सकती है। तो आप सबको पता है कि रिलायंस में भी 4 ही फंक्शनल बिजनेस है, जो कि बहुत बड़ा रेवेन्यू का सोर्स है। पहला तो है पेट्रोकेमिकल बिजनेस। पेट्रोकेमिकल बिजनेस और रिफाइनिंग बिजनेस में बहुत सारी चीजों को रिफाइन किया जाता है, जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, केमिकल्स हो गया, गैस हो गया, ये सब कुछ चीजों को रिफाइन किया जाता है। उसी के साथ जियो, आप सबको पता है, 1 साल क्या 3-4 साल से जियो ही जियो चल रहा है हर जगह। जियो जैसे ही लॉन्च किया, रिलायंस ने ऐसा मार्केट एक्वायर किया कि बड़े से बड़े टेलीकॉम प्लेयर्स भी डूब गए हैं। अब सिर्फ एक ही टेलीकॉम प्लेयर है जो बचा हुआ है जियो की टक्कर में, वो है एयरटेल। उसके साथ वोडाफोन आइडिया भी है, जो कोशिश कर रहा है सरवाइव करने का, लेकिन उसके लिए बहुत ही मुश्किल है। उसको टाइम लगेगा कि ऊपर आने में, लेकिन एक एयरटेल ही है जो जियो को टक्कर दे सकता है, और दे भी रहा है, ऐसा कि नहीं। और ये फार्मर्स प्रोटेस्ट के बाद तो आपने देखा ही है कि एयरटेल ने कैसे अक्वायर कर लिए जियो के काफी कस्टमर्स। और इसके साथ ही ऑयल एंड गैस बिजनेस भी उनका एक है, जिसके थ्रू भी उनका आज तक बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट हुआ है, और वो अभी भी हो रहा है। लेकिन पेट्रोकेमिकल बिजनेस में थोड़ी तंगी है, जिसकी वजह से वो नया नया चीजों को डेवलप करने में लगे हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज। चौथा है रिटेल सेक्टर। आपने सबने सुना होगा कि रिलायंस रिटेल का भी करके काफी ज्यादा फेमस हो रहा है, जैसे कि जियो मार्ट। तो रिलायंस अपने रिटेल सेक्टर में भी घुसने की पूरी कोशिश कर रहा है, और आपने देखा कि फ्यूचर ग्रुप के साथ भी उन्होंने टाई अप किया था इसी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये 4 फंक्शनल बिजनेस हाउसेस है रिलायंस के। इसी के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं कि क्या वो ऐसा डेवलप कर रहे हैं, क्या वो ऐसा कर रहे हैं कि जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज 5 से 10 साल ज्यादा दिख रही है। 800 से शेयर सीधा 2000-2500 के करीब पहुंचने वाला। क्यों इतना हैवी इन्वेस्टमेंट हुआ है गूगल फेसबुक वगैरह के द्वारा। उन्होंने भी तो कुछ तो देखा होगा जिस वजह से इतना इन्वेस्टमेंट किया है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में। उसी के बारे में हम आगे बात करेंगे। इतना बड़ा बिजनेसमैन का हर एक मूव मीडिया में कवर होता है, हर एक डिसीजन पे स्क्रूटिनी होता है, और शेयर मार्केट स्पेकुलेट करता है कि शायद अगला मूव कोई बिजनेस डिसीजन से जुड़ा हुआ है। इसलिए आज के वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको 2 रीजंस बताऊंगा इसके लिए। पहला रीजन है कि रिलायंस शेयर्स के मूवमेंट से पूरा मार्केट ऊपर नीचे हो जाता है। क्यों? क्योंकि रिलायंस का जो सबसे ज्यादा वेटेज है निफ्टी में, यही एक बड़ा पार्ट रोल प्ले करता है। क्योंकि अगर समझिए रिलायंस इंडस्ट्रीज में कोई भी बुरी न्यूज आती है, तो निफ्टी को वो पूरा नीचे लेके जा सकता है। 14 से 15% का वेटेज पाया है उस निफ्टी में। सेकेंड रीजन है कि रिलायंस का अगला मूव उस सेक्टर के सारे शेयर्स के लिए डिफाइनिंग मूवमेंट होता है। अब क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं तो रिलायंस का ही एग्जांपल है। जियो जब मार्केट में आया तो टेलीकॉम सेक्टर में इतनी हलचल नहीं मची थी, उनको लगा कि कुछ नहीं कर पाएगा रिलायंस जियो, रिलायंस सीडीए में भी गया, ये भी चला जाएगा। लेकिन जैसे 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 अब रिलायंस ने अपनी स्ट्रेटेजीज को उतारा मार्केट के अंदर, आज आप 2021 है चेक कर पा रहे हैं कि रिलायंस का एक ही कॉम्पिटिटर है जो डायरेक्टली टक्कर दे सकता है रिलायंस जियो को, वो की जो कि है एयरटेल, और वो भी काफी बड़ा बिजनेस हाउस है एयरटेल। और वोडाफोन आइडिया कोशिश कर रहा है सरवाइव करने की, बड़ा बट बहुत मुश्किल है उसका पाथ। और आज मैं आपको बताऊंगा कि देश का सबसे बड़ा बिजनेस हाउस यानी रिलायंस का अगला मूव क्या हो सकता है, उनके लिए लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट्स के पीछे क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है। इसलिए आज का वीडियो एंड तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन बटन को प्रेस कीजिए, क्योंकि बिना बेल नोटिफिकेशन को प्रेस किए आपको मेरे कोई भी आने वाले वीडियो के बारे में पता नहीं चलेगा। क्या आप इस वीडियो को देखकर सोच रहे हैं कि मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए सही ब्रोकर कैसे चुने, कहाँ खोले अकाउंट? बहुत सारे ब्रोकरेजेस हैं,
मैंने डिस्क्रिप्शन सेगमेंट में लिंक भी दिया है, देश का नंबर 1 फुल सर्विस ब्रोकर एंजल ब्रोकिंग का। उस पे क्लिक करके आप कुछ ही मिनट्स में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो उसमें मैं आपको हेल्प करने के लिए हमेशा रहूंगा। एंजल में ही क्यों? क्या आप अपना पैसा किसी भी हाथों में दे देते हैं? नहीं ना। इसलिए सबसे पुराना और भरोसे वाला ब्रोकर एंजल के साथ अकाउंट खोलिए। यहाँ पर और भी प्रीमियम फीचर्स है, जैसे कि 1 साल का एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस फ्री है। सेकंड है फ्लैट 20 रुपए ब्रोकरेज, जैसे कि आप पर ट्रेड लेंगे तो 20 रुपए ही लगेगा, जो कि और भी ब्रोकर्स के सेम ही है। थर्ड है स्मार्ट एपीआई के जरिए हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग एंड एल्गो ट्रेडिंग फ्री में कर सकते हैं आप। चौथा है स्मॉल केस के बारे में डिटेल्ड वीडियो में लेके आऊंगा, तभी आपको समझ में आएगा कि स्मॉल केस एक एंजल ब्रोकिंग के साथ बहुत ही अच्छा फीचर है। पांचवा है अवार्ड विनिंग ऐप है एंजल ब्रोकिंग और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए। सिक्स्थ है पर्सनलाइज्ड एडवाइजरी एंड हैंड होल्डिंग, एडवाइजरी सर्विसेज भी देता है। अगर आप थोड़े पैसे देते हैं तो आपको एडवाइस भी किया जाएगा, और फ्री में भी एडवाइस देता है कि आप ये शेयर्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए कर सकते हैं, ये भी आपको। ये सब क्यों इंपॉर्टेंट है? ट्रेडिंग के दरिया में माझी के बिना प्रॉफिट कैसे कमाएंगे? एंजल वो माझी है जो आपको प्रॉफिट की तरफ ले जाएगा, आपका हाथ पकड़ के। इसमें मैं भी आपके साथ रहूंगा हर परेशानी में। रिलायंस पाइवेट स्टार्टअप्स की दुनिया में बहुत ही पॉपुलर वर्ड है पाइवेट। तो क्या होता है पाइवेट? हर स्टार्टअप का एक प्राइमरी फंक्शनल एप्लीकेशन सेक्टर होता है, लेकिन अगर कुछ वजह से वो एप्लीकेशन सेक्टर में प्रॉफिट कमाना मुश्किल हो रहा है, तब स्टार्टअप को अपना फंक्शनल सेक्टर चेंज करना होता है, मतलब अपना बिजनेस डोमेन को शिफ्ट करना पड़ता है, ताकि प्रॉफिटेबिलिटी बना रहे और इन्वेस्टर्स को लॉस भी ना हो। इसको बोलते हैं पाइवेट। लेकिन रिलायंस के साथ पाइवेट का क्या रिश्ता है, ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। रिलायंस तो एक स्टार्टअप नहीं है, बट देखेंगे तो वो एक स्टार्टअप के जैसा ही काम कर रहा है। जैसे एक नॉर्मल इंडिविजुअल अपना एक नया बिजनेस ओपन करता है, वैसे ही रिलायंस ने भी अपने कुछ नए बिजनेस ओपन किए हैं, उसको स्टार्टअप ही बोलते हैं गाइस। मिडल ईस्टर्न ऑयल बेस्ड इकोनॉमीज में बहुत बड़ा प्रॉब्लम शुरू हो गया है। फॉसिल फ्यूल बेस्ड इकोनॉमीज शायद आने वाले दिनों में सरवाइव भी नहीं कर पाएगी। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं मिडल ईस्टर्न ऑयल बेस्ड कंपनीज और फॉसिल फ्यूल बेस्ड इकोनॉमीज के बारे में क्या बात कर रहा हूं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आपको दुबई, सऊदी अरेबिया, ईरान वगैरह जो कंट्रीज हैं, ये इतनी अमीर क्यों है, इतना इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना डेवलपमेंट उन्होंने कैसे किया? तो मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने तेल बेच बेच के, एक्सपोर्ट कर करके उन्होंने इतना कमाया है पैसे, क्योंकि उनके पास तेल का खजाने, और आपको पता ही है कार्स, कंपनीज, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज ऑयल के बिना नहीं चल पाएंगे, जिसके वजह से उन्होंने इतना कुछ कमाया है आज तक। वो पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करते हैं, इसी वजह से वो इतनी बड़ी बड़ी मतलब कंट्रीज बन चुकी है, इतने डेवलप्ड कंट्रीज बन चुकी है। तो क्या अब उनके ऊपर खतरा आ गया है? जी हाँ। इसका प्राइमरी रीजन है ग्रीन एनर्जी की तरफ स्लो शिफ्ट। ईएसजी पैरामीटर्स के हिसाब से ये शुरू हो चुका है। इंडिया में भी एक ऐसा शेयर है जिसने 200 रुपए पर शेयर से 1040 रुपए पर शेयर चला गया है, ग्रीन एनर्जी फैक्टर की वजह से। इस शेयर ने 500% का रिटर्न दिया है, मतलब 5 गुना ज्यादा रिटर्न दे दिया है एक साल में। अगर 200 का शेयर 1000 प्लस हो जाए तो समझिए 500% का रिटर्न आपने पाया ही है, राइट? चलिए मैं उस शेयर का आपको नाम बताता हूँ, वो है अडानी ग्रीन एनर्जी। कोई बड़ी बात नहीं लग रही होगी, क्योंकि अडानी के तो जितने भी ग्रुप के शेयर्स हैं वो सबके सब मल्टी बैगर रिटर्न्स दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है अभी से ही। सबने 500% के रिटर्न्स दिए हैं। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट आता है पेट्रोकेमिकल बिजनेस की तरफ। अब इफेक्ट क्या आता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। पहला इफेक्ट है मार्केट बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल हो जाता है। दूसरा, पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी बिजनेस में बहुत कम प्रॉफिट मार्जिन हो जाता है, जिसकी वजह से अब पेट्रोकेमिकल बिजनेस में कोई भी रहना नहीं चाहता, और जो कर भी रहा है वो भी कुछ बहुत ही मतलब डर डर के कर रहा है, उनको भी अब शिफ्ट होने की मर्जी है। यही वजह है कि रिलायंस अपने पेट्रो रिफाइनरी बिजनेस से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। सऊदी अरेमको के साथ इसे डील भी होने वाली थी। एक बार ये डील कैंसिल होने के बाद भी अब तक नेगोशिएशंस चालू है, और मैं होप करता हूं कि ये डील कंप्लीट हो जाए, ताकि रिलायंस को इस बिजनेस से निकलने में थोड़ी आसानी मिले, और वो इतने जो उनके बैलेंस शीट पे जो ये पेट्रोकेमिकल बिजनेस का जो पेन दिखता है, जिसकी वजह से रिलायंस का शेयर आज 2 ही हजार है, उससे ज्यादा नहीं पहुंच पा रहा है, वो जल्दी से जल्दी हटा पाए रिलायंस। टेलीकॉम पाइवेट एक अच्छा बिजनेस पर्सन वो होता है जो पहले से मार्केट का ट्रेंड समझ के उस तरफ बिजनेस को ट्रांसफॉर्म कर पाए। रिलायंस ने यही काम अच्छी तरीके से किया था। उस टाइम उन्होंने ऐसा कंपनी लॉन्च किया जिसने टेलीकॉम सेक्टर को पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया, और गवर्नमेंट पॉलिसीज को पॉजिटिवली यूज करके टेलीकॉम सेक्टर का सबसे बड़ा प्लेयर बन गया। आप सब जानते हैं उस कंपनी को, जिसका नाम है जियो। टेलीकॉम इंडस्ट्रीज का फादर है समझिए वो। लेकिन बिजनेस में परमानेंट नाम का कुछ नहीं होता। टेलीकॉम में पाइवेट के बाद भी रिलायंस को नया पाइवेट क्यों ढूंढना पड़ रहा है?
क्योंकि इसके तीन रीजंस है। एयरटेल क्लोजली फॉलो कर रहा है जियो को टेलीकॉम सेक्टर में। एयरटेल एक बहुत ही बड़ा कॉम्पिटिटर है जियो का। दूसरा, वोडाफोन आइडिया भी अभी भी टेलीकॉम सेक्टर में सरवाइव करने की पूरी कोशिश कर रहा है, वो भी गिव अप नहीं कर रहा है। एंड आई होप कि वो भी एक अच्छे स्तर पे आ जाए दोबारा। तीसरा है स्टारलिंक। इलॉन मस्क को कौन नहीं जाता आज पूरे वर्ल्ड में। वो अपने अलग अलग कारणों में, अलग अलग स्टेटमेंट्स और अलग अलग रिसर्चेस के वजह से जाने जाते हैं। उनका एक बिजनेस है स्टारलिंक, जो अपने ब्रॉडबैंड सर्विसेज को प्रोवाइड करना चाहता है इंडिया में, और उन्होंने उसका स्टार्ट भी कर दिया है। उन्होंने प्री रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया और जल्द से जल्द वो लॉन्च भी कर देंगे। इसका सीधा सीधा मतलब है कंपटीशन। कंपटीशन भारी मतलब प्रॉफिट मार्जिन में भी हिस्सेदारी करनी पड़ेगी। इसलिए उन्होंने दूसरा पाइवेट लॉन्च किया, इसीलिए उन्होंने एक दूसरा पाइवेट बनाया, मतलब एक ऑल्टरनेटिव बिजनेस, रिटेल पाइवेट। मुकेश अंबानी ने दुनिया के बड़े बड़े टेक जायंट्स जैसे फेसबुक, सिल्वर लेक, मुबादला, केकेआर से 27 बिलियन डॉलर्स के आसपास का फंडिंग मैनेज किया, वो भी जियो को एक टेक प्लेटफॉर्म के तरीके से दिखाकर। लेकिन कंपटीशन से परेशान होकर उन्होंने दूसरा पाइवेट किया इंडिया का रिटेल सेक्टर की तरफ, जो एक बहुत बड़ा मार्केट बनने वाला है 2025 या 26 तक। लेकिन इसमें दो यूएस जायंट्स मैदान में थे, amazon और वॉलमार्ट। इसलिए रिलायंस ने फ्यूचर ग्रुप के साथ बड़ा डील किया, जिसे बिग बाजार के साथ मेजर डिस्ट्रीब्यूशन चेन का एक्सेस रिलायंस रिटेल को मिलता। लेकिन वो भी डील अमेजोन ने पहले देख लिया था और उन्होंने फ्यूचर कूपन्स के साथ डील कर रखा था। बड़े बड़े बिजनेसमैन की खासियत होती है कि वो विजनरी होते हैं, वो बहुत आगे का सोच के कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसके क्लॉजेस कुछ ऐसे थे कि फ्यूचर ग्रुप अपना रिटेल बिजनेस को कोई अमेजोन के राइवल को बेच ना पाए। इसी पर अभी इंडिया का सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यूमेंट चालू है कि ये डील वैलिड है या नहीं। इसका डायरेक्ट मतलब है कि इतना प्लानिंग करने के बाद भी रिटेल सेक्टर में पेनिट्रेट करना रिलायंस के लिए डिफिकल्ट एंड अनप्रेडिक्टेबल था। इसीलिए शायद उन्होंने एक नेक्स्ट पाइवेट को जन्म दिया। और आपको पता ही है रिटेल सेक्टर में और भी तो इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। एक हो गया टाटा, जो ट्रेंट हाइपर मार्केट प्राइवेट लिमिटेड, टेस्को के साथ मिलकर जो एक कंपनी को लॉन्च किया हुआ है। स्टार बाजार और स्टार मार्केट आप देखते होंगे, टाटा की कंपनी है, जो एक रिटेल चेन है। आप फोटो में भी देख पा रहे होंगे, सेम ऐसा ही दिखता है उसका पूरा ब्रांच। मैंने इसके अंदर जॉब भी किया है, इसलिए मुझे अच्छे से पता है। तीसरा, एवेन्यू सुपरमार्केट्स लिमिटेड, डीमार्ट। डीमार्ट अब किसको नहीं पता है। राधा कृष्ण दमानी इन्वेस्टर जो है, उन्होंने ये डीमार्ट को खड़ा किया फ्यूचर ग्रुप को देखते देखते। फ्यूचर ग्रुप तो समझिए अब डूबने की कगार पे आ गया, लेकिन राधा कृष्ण दमानी ने उसको ही फॉलो करते हुए देखिए कितना अच्छा बिजनेस खड़ा कर दिया। आज उसका शेयर 2 ढाई से 3 हजार के बीच में बिक रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि रिलायंस का अगला कदम क्या हो सकता है। सर्विस सेक्टर पाइवेट। रिलायंस ने 2019 में पॉपुलर ब्रिटिश टॉय मेकिंग कंपनी हैमलेस को एक्वायर किया था, आपको याद आ रहा होगा शायद। अब वो प्रोसेस रिसेंटली कंप्लीट हुआ है और फॉर्मलाइज भी हुआ है। उसके बाद आज न्यूज आया है कि रिलायंस ने यूके के एक टूरिस्ट हॉटस्पॉट स्टोक्स पार्क में इन्वेस्ट किया है। फोटो में आप देख सकते हैं कितना सुंदर हॉटस्पॉट पार्क है ये। 79 मिलियन डॉलर्स का डील है, मतलब इंडियन रुपीज में अगर बोलूं तो 520 करोड़ रुपए में ये खरीदा गया है, जिसमें 49 लग्जरी बेडरूम्स है और होटल सूट्स है। 27 होल चैंपियनशिप गोल्फ कोर्स है इसके अंदर, 13 टेनिस कोर्स और 14 एकड़ का तो सिर्फ प्राइवेट गार्डन है इसमें। ये इसीलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि 1964 का जो ब्लॉकबस्टर जेम्स बॉन्ड मूवी गोल्ड फिंगर में ये स्टोक्स पार्क को दिखाया गया था। उसके बाद नेटफ्लिक्स के रीसेंट टेली सीरीज जैसे क्राउन में इसको दिखाया गया है। तो क्या इससे पता चलता है कि रिलायंस सर्विस सेक्टर में भी उतरने की कोशिश कर रहा है। तो आपके मन में ख्याल होगा कि ये फोटो और ये इन्वेस्टमेंट की वजह से सर्विस सेक्टर आपने डिसाइड कर लिया कि अब रिलायंस सर्विस सेक्टर में उतरने वाला है। नहीं, इसके पीछे और भी रीजंस है जो कि हमने कैलकुलेट किया हुआ है, उसके बाद ही आपको बताएंगे हम आगे। तो आपको मैं अभी एक पूरा स्लाइड दिखाऊंगा 4-5 पॉइंट के साथ, जिसमें आपको समझ में आ जाएगा। और ये जो हॉटस्पॉट पार्क है ये ऐसे ही किसी के लिए नहीं है, ये सुपर रिच लोगों का वेकेशन का स्पॉट बन सकता है आगे जाके। क्या हेमलेस डील और इस डील के जरिए रिलायंस सर्विस सेक्टर में पाइवेट करने का प्लान कर रहा है। पेंडेमिक लॉकडाउन की वजह से हॉस्पिटैलिटी सेक्टर बहुत स्ट्रेस में है, ये सबको पता है। इसलिए अच्छे अच्छे प्रॉपर्टीज एंड बिजनेस मार्केट रेट से कम रेट में बिजनेस को बेचने के लिए रेडी हैं। और आपने काफी देखा है, मुंबई में भी प्रॉपर्टी का रेट गिर गया था और हर जगह प्रॉपर्टी का रेट गिर गया था। ऐसे ही उनके बिजनेस को भी बहुत नुकसान हुआ है, प्रॉपर्टीज के बिजनेस को। तो क्या मुकेश अंबानी इस अपॉर्चुनिटी को यूज करके सर्विस सेक्टर में सिग्निफिकेंट प्रेजेंस बना रहे हैं, ताकि जब लॉकडाउन ओवर हो और बिजनेस रीस्टार्ट हो तब रिलायंस को इमीडिएटली एक नया प्रॉफिटेबल सेक्टर मिल जाए। जी हाँ, मुझे तो यही लगता है। लेफ्ट साइड में आपने अभी एक स्लाइड देखा होगा जिसमें पता चल रहा है, देखिए 592 करोड़ में ये पहले प्रॉपर्टी लिया है उन्होंने, रिलायंस ने। दूसरा,
ये जो एक्विजिशन होने के बाद है ना, रिलायंस का जो करंट स्टेक ओबेरॉय होटल्स के अंदर है वो बढ़ गया है, प्लस मुंबई में वो डेवलप हो रहा है ओबेरॉय होटल्स। तो समझिए आगे जाके रिलायंस इसमें अपना मैनेजमेंट प्रोवाइड कर सकता है, अपना सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। तीसरा, 4 साल के अंदर, ये जो पिछला 4 साल गया है, इसमें रिलायंस ने जितना भी एक्विजिशन किया है, जितना भी इन्वेस्टमेंट किया है, देख सकते हैं आप अमाउंट 3.3 बिलियन यूएसडी डॉलर्स का इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। उसमें 14% उन्होंने रिटेल में किया है, और 80% जो इन्वेस्टमेंट है वो है टेक्नोलॉजी में, मीडिया में एंड टेलीकॉम सेक्टर में। टेक्नोलॉजी आप सबको पता है कि कितना इंपॉर्टेंट है फ्यूचर के लिए, सब कुछ आईटी बेस्ड है, इसीलिए बहुत ही जरूरी है टेक्नोलॉजी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना। मीडिया और टेलीकॉम, मीडिया जैसे कि हो गया, जैसे केबल नेटवर्क्स, हैथवे, देन न्यूज 18, नेटवर्क 18, ये सब है ना, रिलायंस ने अक्वायर कर लिया। आप सोच रहे होंगे कि सब वो खरीदता क्यों जा रहा है, क्योंकि ये सब हॉस्पिटैलिटी एंड सर्विसेज के लिए वो खरीदता जा रहा है, ताकि वो अपने सर्विसेज पूरे इंडिया में प्रोवाइड कर सके। समझ रहे हैं आप? 6% उन्होंने एनर्जी में भी इन्वेस्ट किया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो इससे क्या साबित होता है, क्या सर्विसेज सेक्टर का कुछ फायदा होगा रिलायंस को? तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। सर्विस सेक्टर में इंडिया के अंदर रिलायंस के टक्कर में कोई भी इतना बड़ा कंपनी नहीं है अब तक। महिंद्रा एक प्लेयर है, और भी कुछ इंटरनेशनल ग्रुप्स हैं भी हैं, लेकिन रिलायंस जैसा बड़ा पॉकेट किसी का भी नहीं है। एटलीस्ट रिटेल सेक्टर में अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसे बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर नहीं है, ना ही कि टेलीकॉम में एयरटेल या स्टारलिंक जैसा कोई कॉम्पिटिटर है। शायद इसीलिए रिलायंस बेट कर रहा है सर्विस सेक्टर पे, ताकि जब पैंडेमिक का लॉकडाउन मतलब खुले, तो ये फुल फ्लेज ऑपरेशंस अपना जारी कर सके। तो अगर गाइज आपको वीडियो पसंद आया है तो इसी के साथ प्लीज पहले तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स लोग, आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं, आपके आसपास के लोग हैं, वो भी एडुकेट हो सके। अगर वो रिलायंस शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए कंफ्यूज्ड है तो उनको समझ में आए कि क्या देखकर रिलायंस में इन्वेस्ट किया जा सकता है फ्यूचर को देखकर। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो वो आपको फटाक से मिल जाए, ताकि आप उसको देख सकें। अगर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना है, जब हम डेली डिस्कशन करते हैं कि कौन से शेयर्स में से इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या रीजन हो सकते हैं इन्वेस्ट करने के, और भी बहुत सारे नॉलेजेबल चीजें उसमें शेयर किए जाते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डीमैट अकाउंट ओपन करना मत भूलिएगा। अगर आपको शेयर में इन्वेस्ट करना है तो डीमैट अकाउंट ओपन करना बहुत ही जरूरी है। हमने डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के जस्ट नीचे अगर आप डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे तो उसमें लिंक्स दिए गए हैं डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए, अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस के। आप जाके उसमें अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा, ताकि आप और भी नॉलेज क्रिएट कर सके और आगे अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस प्रॉपरली ले सके। धन्यवाद। जय हिंद।